और शुरुआत में आपको पेन भी होता है, फिर धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है यार बिना रनिंग करे चला लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जो आपका ग्रेड 3 है, बहुत लोगों को लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा था कि जब सर्जरी से पहले जब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था तो मुझे लगा सब ठीक हो रहा है, बट नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी को जब आप अवॉइड करते हैं या इन केस किसी कारणों से नहीं करा पाते तो किस किस चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें हों, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ आती है इंस्टेबिलिटी। जब भी आपका एसीएल टेयर होता है तो जब आप सर्जरी के लिए नहीं जाते तो हमेशा आपको इंस्टेबिलिटी के साथ रहना पड़ेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड 3 की। जब आपका एसीएल, जैसे ये एसीएल है और आपका ये अलग हो जाता है, मतलब ग्रेड 3 में यही होता है, तब आपका जो एसीएल है वो ऐसे अलग हो जाए तो उसके जब तक आप उसको मैनुअली नहीं जोड़ेंगे तब तक वो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है उसको रिकन्स्ट्रक्ट फिर से करना पड़ेगा, वो भी एक सर्जरी के थ्रू। तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपको जब आप स्टेयर चढ़ते तो आपको पेन रहेगा, और उसके बाद जब आप रनिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंस्टेबल लगेगा। मतलब कि आपको ये लगेगा कि आप गिरने वाले हैं, आपका बैलेंस नहीं बनेगा। कोई भी अचानक से आपको पिवट मूवमेंट करनी है, नहीं हो पाएगी। अचानक से आपको घूमना है, ट्विस्ट करना है, तो उन सब चीज़ों में आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ये इंस्टेबिलिटी वाला जो इशू है ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि जब जिस दिन मेरा मैच था, जिस दिन मुझे ये चोट लगी थी, उसी दिन मैं 3 बार गिरा था, क्योंकि मेरा एसीएल ग्रेड 3 टेयर था। क्योंकि ये तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने तो सोचा था कि ये स्प्रेन हो सकता है, बट उस टाइम जब ये चोट लगी तब जो इंस्टेबिलिटी वाला इशू निकल कर आया, क्योंकि एसीएल टूट गया था। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझे तो जैसे ये आपका नी है, नी जॉइंट है, तो ये वाली बोन और ये वाली बोन, तो जब भी आप रनिंग करते हैं तो एसीएल क्या करता है, इन दोनों को जोड़ कर रखता है ऐसे। जब आपका एसीएल बीच का जॉइंट ही टूट जाएगा ऐसे करके, तो फिर क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो रनिंग करते टाइम आपकी ये वाली बोन फिर अलग जाएगी, और ये तो इसलिए ऐसे ऐसे करके हमें ये वाली मूवमेंट फील होती है। सो आपका जो मेनिस्कस होता है वो भी रिस्क पे होता है। तो एसीएल के बाद सबसे बड़ी जो हम रिस्क पे आ जाते हैं वो आता है मेनिस्कस टेयर। मेनिस्कस टेयर में भी एक बहुत जो ब्लड सप्लाई होती है ना, जैसे आपने एक सी शेप में बना होता है जो मेनिस्कस होता है हमारा, जैसे दोनों घुटने इसके बीच में गद्दी होती है, उसको बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस हमारा रिस्क पे रहता है। जब हम एसीएल सर्जरी के लिए नहीं जाते, उसको अवॉइड करते हैं, तो हमारा जो मेनिस्कस है वो रिस्क पे आ जाता है। तो मेनिस्कस जो इंजरी है, मेनिस्कस टीयर के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो मेनिस्कस टीयर में भी दो चीज़ें होती हैं, वो सर्जरी के टाइम पे पता चलता है कि आपका रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर रिपेयरेबल होगा तो डॉक्टर उसके अंदर इंटरनली स्टिचेस लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोस्कोपी। और अगर आपका होगा कि रिपेयर नहीं हो सकता तो वो उसको पूरा निकाल देंगे, उसको वहाँ से इतना, जैसे मान लीजिए इतना सा पार्ट है तो इतना सा पार्ट आपका कट करके बाहर निकाल देंगे। सो मेनिस्कस के साथ यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है, बोन कार्टिलेज होती है, वो भी रिस्क पर रहती है। तो जैसे मेनिस्कस तो बीच में गद्दी हो गई, एक कार्टिलेज होती है वो भी रबड़ की जैसे होती है, जो हड्डी के साथ होती है। जो आर्थराइटिस के टाइम पे जब बोलते हैं हमारी हड्डी आपस में रगड़ दे, तो ये वही चीज़ होती है। तो कार्टिलेज, जब आपका मेनिस्कस डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेम कार्टिलेज के साथ होता है, उसके इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जिससे क्या होता है, हमें फिर नी पेन की शिकायत होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एसीएल वाली में, तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बताया था कि मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं एसीएल सर्जरी के लिए नहीं जाता हूँ तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपको फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सिंपल सी बात है, तब आपकी ये मूवमेंट है तो कभी भी आपका पैर इधर जा सकता है, उधर जा सकता है। तो उसमें क्या था कि डॉक्टर ने बताया था कि फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे डाला जाए। सो अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। होता क्या है कि हमारी जो 2 लेग्स हैं, अब 2 लेग्स में क्या होता है, ये वाला जो हमारा पिलर है ये तो इंजर्ड है, तो सारा का सारा प्रेशर हमारा इस पे आ गया। मतलब अगर एक पॉइंट सिस्टम में बात करी जाए, 1-1 चल रहा था तो 1.5 इस पे आ गया और 0.5 इस पे रह गया। अब उससे क्या होता है, जो अदर लेग जो होता है हमारा, उस पे ज़्यादा पूरे बॉडी का स्ट्रेस उस पर पड़ जाता है, पूरा वेट उसको बेयर करना पड़ता है। क्योंकि हम तो फिर इंजर्ड लेग को अवॉइड करते हैं ना, कि उस पर ना ज़्यादा बाहर आए, ना ही उस पर जो पेन होता है, पेन का लेवल भी कम रहे, उसको कम यूज़ करें। तो कम यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारा वो वाला लेग है वो श्रिंक होने लगता है धीरे धीरे करके, क्योंकि इंजरी की वजह से। अब जब भी क्या होता है, जब आप मसल्स का अपने कम यूज़ करेंगे तो स्लोली स्लोली
श्रिंक होने लग जाएंगे। अदर लेग पे स्ट्रेस आने के बाद क्या होता है कि उसमें भी इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेन होने का, या मान लो ना कि एक ही जो सारा आपका वज़न है वो एक ही लेग पे चला जाएगा, तो सिंपल सी बात है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसके चांसेस को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा और रिस्क क्या हो सकता है, जब आपका ग्रेड 3 टेयर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 में कि ACL आपका अलग हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है वो, तो इसमें क्या होता है कि तब आप सर्जरी के लिए नहीं जाते या अवॉइड करते हैं, तो वो ऐसा ही रहता है। हो सकता है कि आपका जब जिस दिन आपको चोट लगी हो उस दिन आपको शुरुआत में स्वेलिंग आ जाती है नी पे, और शुरुआत में आपको पेन भी होता है, फिर धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है यार बिना रनिंग करे चला लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जो आपका ग्रेड 3 है, बहुत लोगों को लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा था कि जब सर्जरी से पहले जब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था तो मुझे लगा सब ठीक हो रहा है, बट जब भी कभी कुछ ऐसा आता था जहाँ पे मुझे हल्का सा भागना होता था बट मेरा बैलेंस ही नहीं बन पाता, तो और मेरे गिरने के चांसेस बढ़ जाते थे, तो उससे कि गिरने के चांसेस से बढ़ जाते थे मतलब कि इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते थे। तो इसमें सिंपल सी बात यही थी कि आपका जो ग्रेड 3 टेयर है ना वो ऑटोमेटिकली सही नहीं हो सकता, वो मैनुअली ही सर्जरी के थ्रू ठीक होता है, जब डॉक्टर उसको नया उसमें रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं आपका ACL। बहुत लोगों को लगता है कि यार कि नहीं हम कुछ टाइम के लिए सर्जरी अवॉइड कर देंगे और अभी नहीं है तो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको यंग एज पर ही अपना ACL अगर आपका टूट गया है तो उसको रिपेयर करा लेना चाहिए। और उससे क्या होगा, जितनी आपकी यंग एज होगी तो यंग एज में क्या होगा कि आपका जो ACL है आपकी बॉडी अच्छे से अडप्ट करेगी और जल्दी आपकी रिकवरी अच्छे से होगी। क्योंकि मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक मेरे भैया हैं उनका कम से कम 15 साल पहले ACL टूट गया था, तो ACL टूटने के बाद अब जाके ही मस्ट बी अराउंड 45, तो तब उस टाइम उन्होंने तो सर्जरी कराई नहीं थी, बट अब जाके उनका जो ACL तो टूटा वाला वो निकाल दिया और सर्जरी के लिए उनको मना कर दिया था कि इस टाइम पे सर्जरी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो डॉक्टर ने उनको यही रिकमेंड किया कि हम आपका जो टूटा हुआ ACL है वो निकाल देंगे और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपको ACL इंजरी हो जाती है, ACL मेनिस्कस से इंजरी हो जाती है, तो जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है। हमेशा ऐसा एक डर बना रहेगा आपके अंदर कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि होता क्या है कि ACL इंजरी में आपका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हल्का सा मैंने ऐसे इधर हल्का से बहुत कभी इधर हुआ कभी इधर हुआ, तो उस चीज़ में ACL आपका साथ देता है, तो ACL ही आपका डैमेज रहेगा तो डिसबैलेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो जिससे क्या हो सकता है कि और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हो जाती है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर आप एक स्पोर्टी पर्सन है, एडवेंचर आपको पसंद है, तो वहाँ पे आपको अपनी जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इफ़ेक्ट तो होती ही है। अब नॉर्मल लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है, मान लीजिए अब आपके जो ग्रुप है वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक टाइम तक ही इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास जो इंस्टा पे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे कि हमारे पास हम ये नहीं कर पा रहे, हमारी 3 साल पहले इंजरी हुई थी, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपकी ACL है या भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको ACL इंजरी हुई होगी या फिर आप उस दौर से निकल रहे होंगे, तो आपने भी यही सोचा होगा, बट रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बेटर यही रहता है कि जितना आप जल्दी इसको ट्रीटमेंट ले लें इसका, वो ज़्यादा बेटर रहता है, और उतना जल्दी ही आप विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाएंगे। अब बहुत बार होते हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि उनको ग्रेड 1 हुआ है तभी वो सर्जरी के लिए चले जाते हैं, या एक डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहती है उनके अंदर, बट ग्रेड 3 में ही इसके अंदर सर्जरी के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो इस मेडिसिन रहती है जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, आलस दिखाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इसके अंदर फिजियोथेरेपी आप अवॉइड मत कीजिए, चाहे आपको ग्रेड 1 टीयर है, 2 टीयर या 3 टीयर है, आप हमेशा फिजियोथेरेपी के साथ चले जो, क्योंकि फिजियोथेरेपी ही आपको फिट बनाएगी, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे और सोचेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चाहे आपका ग्रेड 1 है और मेनिस्कस जो भी सारी चीज़ें हैं, आपका बिना फिजियो के आप ठीक नहीं हो सकते। सो बेटर है आप फिजियो को ऑन रखिए, अच्छे से अच्छी फिजियो लीजिए, और जहाँ से रिसर्च कीजिए अपनी कौन आपके एरिया में बेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकता है या कौन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकता है।
बाकी मैंने एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाया था जो मैंने पूरे डे 1 से लेके 9 मंथ्स तक एकदम डिटेल में उसमें एक्सरसाइज बताई हुई है, जो मैंने फिजियोथेरेपी फॉलो करी थी मेरी सर्जरी के बाद, वो सारी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आप या मेरे चैनल पे चले जाएंगे, एक्सरसाइज टाइप करेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगी। अराउंड 33 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने सारे फेजेस की एक्सरसाइज बताई हुई है जो मैंने फॉलो करी थी। और अगर आप एक एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है और आपकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, तो वो चीज़ें आप भूल जाइए। तो ये चीज़ों का आप जो मैंने अभी तक वीडियो के अंदर बताया, इन सब का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है जब आप ACL इंजरी को अवॉइड करते हैं या फिर सोचते हैं उसको डिले करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ACL को आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने ACL प्लेलिस्ट के ऊपर जितने भी आपके डाउट्स वगैरह वो सारी चीज़ें सब पे वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे और मैंने अपनी लाइफ भी अपनी जर्नी शेयर की हुई है, चाहे मेरी ACL सर्जरी से पहले की हो, ACL सर्जरी के बाद पूरा प्रोसेस, सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो कमेंट में आपको प्लेलिस्ट मैंने टैग की हुई है, आप चले जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, और एक Q&A वाला वीडियो है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ नहीं मिलते आप तो वीडियो पे कमेंट करेंगे, कमेंट में मैं आपको पर्सनली आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट में मुझे लिख कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।